हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम फॉर द सिक्स्थ सेम बैच 2018 एंड द बैकलॉग बैचेस ऑफ 2016 एंड 17। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा किसे कहा जाता है, ठीक है, या हम किसको कहते है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्पीकर, ठीक है। ये जो स्पीकर होता है लोकसभा का, इसे कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, ठीक है, तो वो कौन थे, वो थे स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है राज्यसभा का वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। ओके, ये जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, इसे ही कहा जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज लोकसभा कैन बी डिजॉल्व्ड बाय। तो लोकसभा को कौन डिजॉल्व करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिजॉल्व द लोकसभा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट किया जाता है कैसे, ठीक है। क्या उसे प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करता है, उससे इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्ट किया जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इलेक्टोरल कॉलेज। ओके, ये जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, इसे इलेक्ट किया जाता है थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, इसे इलेक्ट किया जाता है थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये बताना है कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इसे इलेक्ट किया जाता है थ्रू पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट इसे इलेक्ट करता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज द टेन्योर ऑफ गवर्नर इज। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि गवर्नर का टाइम पीरियड कितने साल के लिए होता है, ठीक है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 5 ईयर्स, ठीक है। ये जो गवर्नर होता है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो मुंबई का हो, ठीक है, चाहे वो आंध्र प्रदेश का हो, चाहे वो मान के चलो किसी और स्टेट का हो, पंजाब का हो, ठीक है, ये जो गवर्नर होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज हु अपॉइंट्स गवर्नर। गवर्नर को यहाँ पे अपॉइंट कौन करता है, क्या उससे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, सीएम ऑफ कंसर्न स्टेट, प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रेसिडेंट, ठीक है। यानी जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का वो अपॉइंट करता है किसे, गवर्नर को। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ जस्टिस एंड। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट 1 चीफ जस्टिस। यहाँ पे एक चीफ जस्टिस होता है, उसके साथ और कितने जजेस होते हैं, ठीक है। क्या 40 जजेस होते हैं, 30, 50 या फिर 20। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 30 जजेस। ओके, यानी सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ जस्टिस एंड अदर 30 जजेस। ये जो 30 जजेस होते हैं इन्हें और हम कहते हैं एडहॉक जजेस। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि जो हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, जो हमारे पास ऑप्शन है इनमें से किसे कहा जाता है गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पार्लियामेंट। यानी पार्लियामेंट को कहा जाता है क्या, सॉरी पार्लियामेंट को नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है क्या, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है
गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, इस वजह से इसे माना जाता है क्या, सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है क्या, गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो मैंने पहले ही लिखा देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो पहले 7 थे, लेकिन जो 7th था वो था राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर उससे एक लीगल राइट बना दिया गया था। ठीक है, तो अब जो फंडामेंटल राइट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो खाली 6 है। ठीक है, जिनमें सबसे पहले आता है राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम, उसके बाद आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ओके, उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके बाद आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ओके, उसके बाद आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है इसे कहते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिसे कहा था किसने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 में। ओके, ये चीज़ याद रखना, रिमेंबर दोज थिंग्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया क्या है। तो क्या वो इंग्लिश है, उर्दू है, हिंदी या फिर पर्शियन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हिंदी। ओके, अगर आप आर्टिकल 343 पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है, इस आर्टिकल के अंडर क्या लिखा गया था, क्या लिखा गया है, इस आर्टिकल में कहा गया है कि ये जो हिंदी है इसे माना जाता है एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑरिजिन ऑफ UPSC इज फ्रॉम। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि जो हमारे पास एक्ट्स है, इस एक्ट के तहत ये जो UPSC है किस एक्ट से इसका ऑरिजिन हुआ है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आर्टिकल नहीं, एक्ट 1919। ओके, ये जो 1919 एक्ट था, इस एक्ट के तहत इसका ऑरिजिन हुआ था, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज सरकारिया कमीशन वाज एसोसिएटेड विथ। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि सरकारिया कमीशन किसके साथ एसोसिएटेड थी। ठीक है, क्या ये स्टेट के साथ एसोसिएट थी, सेंटर के साथ, स्टेट सेंटर रिलेशंस, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टेट सेंटर रिलेशंस। ठीक है, सरकारिया कमीशन इसके साथ एसोसिएटेड थी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is which of the following is not an objective of directive principles of state policy। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि जो हमारे पास ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस में से वो कौन सी ऑप्शन है जो कि क्या है, जो कि ऑब्जेक्टिव जो कि मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू एस्टैब्लिश ए वेलफेयर स्टेट। अगर आप देखोगे तो ये एक ऑब्जेक्टिव है किसका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। दूसरा है टू एंश्योर सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, तो अगर आप वहाँ पे देखोगे तो ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट इज टू एस्टैब्लिश ए सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट का मतलब ही क्या होता है कि हर एक रिलीजन को इक्वल प्रायोरिटी देनी चाहिए। ओके, तो ये जो लास्ट वन है दैट इज टू एस्टैब्लिश ए रिलीजियस स्टेट, तो ये नहीं है। ओके, सो इट्स नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बट इट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो 3 ऑब्जेक्टिव्स है ये क्या है, ये जो 3 ऑब्जेक्टिव है, ये जो 3 ऑप्शन है ये क्या है, ये और ये। ठीक है, ये है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और जो तीसरा है टू एस्टैब्लिश ए रिलीजियस स्टेट, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज हु हैज कंट्रोल ओवर इशू ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि किससे कंट्रोल दिया गया है कि वो इशू करे किसे, पैसे को, यानी मनी को वो इशू करे फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्या वो प्राइम मिनिस्टर को पावर दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर को एम्पावर किया जाता है, प्रेसिडेंट को, या ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज कंट्रोल ओवर इशू ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
सो क्वेश्चन नंबर 16 दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि जो हमारे पास ऑप्शंस है, ठीक है, इनमें से वो कौन सी ऑप्शन है जो कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, क्या वो फाइनेंस कमीशन है, प्लानिंग कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, या इनमें से कोई भी नहीं। सो दैट इज प्लानिंग कमीशन। ओके, जिसे और हम कहते हैं नीति आयोग। ओके, नीति आयोग, इसका नाम किसने चेंज किया था? ये किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो पहले इसका नाम था प्लानिंग कमीशन, फिर जब 2014 में किसकी हुकूमत आई, किसकी सरकार आई थी, वो आई थी किसकी? बीजेपी की। ठीक है, तो जब प्राइम मिनिस्टर बने थे नरेंद्र मोदी, उसकी ओर से इसे नाम चेंज किया गया था और रखा गया था नीति आयोग। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये जो प्लानिंग कमीशन है, इससे कहा जाता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17 दैट इज द पंचायती राज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि ये जो पंचायती राज सिस्टम है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, क्या ये डिसेंट्रलाइजेशन पर बेस्ड है, ठीक है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, बोथ, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी दैट इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 80 दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशूड फॉर द इलीगल डिटेंशन। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि अगर मान के चलो कोई बंदा है, ठीक है, ये जो कोई बंदा है, इससे इलीगली डिटेन किया गया है। इलीगली डिटेन मतलब यानी पुलिस या किसी और यानी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने इसे किसी मतलब इलीगल बेसिस पे इसे डिटेन किया है, यानी इसे बंद किया गया है जेल में ऑन द बेसिस ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़। ठीक है, यानी मतलब ये बंदा किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, यानी इसके किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अगर इस बंदे को इलीगली डिटेन किया जाता है, तो ये जो बंदा है, इसको हक दिया जाता है कि ये अपनी रिट दर्ज कर सकता है। ठीक है, लेकिन कौन सी रिट? क्या वो मैंडेमस रिट है, क्या वो हैबस कॉर्पस है, क्या कोयो वारंटो है, या फिर प्रोहिबिशन। ठीक है, ये जो हमारे पास रिटेज है, हमारे पास 5 तरह की रिटेज होती है। ठीक है, तो इस बंदे को, अगर किसी बंदे को इलीगली डिटेन किया जाता है, यानी मतलब इसका किसी भी एक्टिविटी, यानी किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, अगर इस बंदे को इलीगली डिटेन किया जाएगा, यानी इस बंदे को इलीगली बंद किया जाएगा, यानी मतलब अगर इसने कोई गलती ही नहीं की होगी, तो इसको किसी भी मतलब यानी अगर कोई गलती नहीं की तो फिर भी इसे बंद किया जाता है। मतलब वो अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए, उसे पता है कि मैंने कोई गलती ही नहीं की, तो वो अपनी रिट दर्ज कर सकता है कहाँ पे? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन कौन सी रिट? ठीक है, वो कर सकता है हैबस कॉर्पस। ओके, हैबस कॉर्पस रिट को वो दर्ज कर सकता है कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में। ठीक है, तो वहाँ पे उससे जब उसको देखा जाएगा कि किस बिना पे इसे डिटेन किया गया है, अगर उसे इलीगली डिटेन किया गया है तो उसे रिहा किया जाता है। ओके, यानी उसे निर्दोष साबित किया जाता है यहाँ पे। So option number B is the correct answer for this question. So question number 19 that is what is the most appropriate meaning of word secularism। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि एक्चुअल मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है। ठीक है, तो आप सबको पता ही होगा कि सेक्युलरिज्म का मतलब ही होता है कि इक्वल प्रायोरिटी फॉर ऑल रिलीजन, यानी हर एक रिलीजन को अपनी अपनी प्रायोरिटी देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 20 दैट इज आर्टिकल 343 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स हिंदी एज ए। तो मैंने पहले ही बात की थी कि ये जो आर्टिकल 343 है, इसके तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करती है हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।